नमस्कार, मैं अश्विनी। सियोल में एनएसजी की मीटिंग के दौरान भारत की एंट्री को लेकर एक हफ्ते से जारी सारी खबरों पर आज ब्रेक लग गया। चीन की दीवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाड़ने में कामयाब नहीं हो पाए और ऐसे में कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने मोदी की कूटनीति पर सवालों की बौछार कर दी। पर एनएसजी में एंट्री क्या सिर्फ मोदी की साख का सवाल था और क्या इसे अकेले मोदी की नाकामयाबी के तौर पर देखा जाना चाहिए? एक सवाल विरोध करने वाले मुल्क चीन से भी जुड़ा है। क्या भारत को चीन को लेकर अपनी कूटनीति में बदलाव करने की जरूरत है? आखिर भारत के भीतर की सियासत में इस पूरे मामले को जोड़कर कैसे देखा जाए और इसके क्या मायने होंगे? एक सवाल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ताकत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हर पहलू पर खुलकर आज होगी बिग फाइट लाइव के दौरान बात, जारी रहेगी चर्चा। ड्रैगन का डंक किस तरह से लगा और कौन कौन भारत के समर्थन में रहा और कौन कैसे बाजी पलटता हुआ दिखा? पूरे दिन का घटनाक्रम इस रिपोर्ट में। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एनएसजी में शामिल होने की भारत की तमाम कोशिशों पर फिलहाल पानी फिर गया है। गुरुवार को सियोल में एनएसजी की बैठक में कई देशों ने भारत का विरोध किया। इसमें सबसे बड़ी भूमिका चीन की रही। एक तरफ पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलकर एनएसजी की सदस्यता के लिए समर्थन मांग रहे थे, तो दूसरी ओर ताशकंद से 5000 किलोमीटर दूर दक्षिण कोरिया के सियोल में चीन भारत की सदस्यता के विरोध का नेतृत्व कर रहा था। बैठक में जब भारत की सदस्यता का मुद्दा उठा तो चीन समेत ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, ब्राजील, स्विट्जरलैंड और तुर्की ने इसका विरोध किया। चीन समेत 6 देशों ने भारत की मेहनत पर पानी फेर दिया। गुरुवार को इन देशों ने भारत को सदस्यता देने के लिए नियमों में ढील के खिलाफ बैठक में जमकर आवाज लगाई। इन देशों का कहना था कि जिस देश ने परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर दस्तखत नहीं किया, वो एनएसजी का सदस्य कैसे बन सकता है? एनएसजी में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सहित करीब 40 देश पहले से ही भारत के समर्थन में हैं, लेकिन चीन हमेशा से भारत का विरोध करता आया है। 48 देशों वाले एनएसजी में एक भी देश अगर विरोध करता है तो सदस्यता नहीं मिल सकती। ऐसे में चीन की वजह से एनएसजी सदस्यता को लेकर भारत की ओर से की गई सभी कूटनीतिक कोशिश फिलहाल फेल हो गई। एनएसजी ग्रुप मई 1974 में भारत के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद बना था। इसमें 48 देश हैं। इनका मकसद न्यूक्लियर वेपन्स और उनके प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो सकने वाली टेक्निक, इक्विपमेंट, मटेरियल के एक्सपोर्ट को रोकना या कम करना है। 1994 में जारी एनएसजी गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी सिर्फ तभी ऐसे इक्विपमेंट के ट्रांसफर की परमिशन दे सकता है जब उसे भरोसा हो कि इससे एटमी वेपन्स को बढ़ावा नहीं मिलेगा। ऐसे में मोदी सरकार के लिए एनएसजी की सदस्यता सबसे बड़ी कूटनीतिक परीक्षा रही है। अगर भारत को एनएसजी की सदस्यता मिल जाती तो ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और यूरेनियम बिना किसी खास समझौते के हासिल कर पाता। साथ ही न्यूक्लियर प्लांट से निकलने वाले कचरे को खत्म करने में भी एनएसजी मेंबर से भारत को मदद मिलती। एक फर्क चीन को जरूर पड़ता कि साउथ एशिया में भारत चीन की बराबरी पर आ जाता। इसी बराबरी के डर के चलते ड्रैगन भारत को डंक मार रहा है। चीन के साथ ब्राजील के ऐतराज ने भी भारत को हैरान कर दिया। ब्राजील 5 राष्ट्रों वाले ब्रिक्स समूह का सदस्य है। भारत और ब्राजील के अलावा समूह में रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। वहीं एनएसजी में विरोध करने वाले 7 देशों में से ज्यादातर देशों का मोदी दौरा कर चुके हैं। ऐसे में अब मोदी के 40 से ज्यादा विदेश दौरे और मोदी सरकार की कूटनीति पर भी सवाल उठने लगे हैं।
इधर पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भी चीनी राष्ट्रपति से मिलकर एनएसजी में पाकिस्तान की एंट्री के दावे का समर्थन करने की अपील की। तो क्या एनएसजी में भारत की नो एंट्री में पाकिस्तान की कूटनीतिक जीत है? और क्या भारत को चीन से कूटनीतिक जीत के लिए नई रणनीति चाहिए? या फिर क्या भारत एनएसजी सदस्यता की शर्तों को पूरी ही नहीं करता है? सीधा सा सवाल भारत की कूटनीति से जोड़कर है, जो कि नरेंद्र मोदी की नीतियों पर उठने लगा है। क्या भारत को चीन पर अब विश्वास की नीति बदलनी चाहिए? firstindianews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर फेसबुक और ट्विटर पर बता सकते हैं कि सवाल पर आप क्या सोचते हैं। जाहिर है सवालों का तो सिलसिला है, लेकिन नरेंद्र मोदी पर क्या ये व्यक्तिगत आक्षेप है या फिर भारत की साख पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं? बात इसी से शुरू होती है। मदन राठौड़ साहब हमारे साथ चर्चा में बीजेपी से शामिल है, कांग्रेस से सुनील शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विश्लेषक रमन नंदा जी हमारे साथ हैं, साथ ही विदेश नीति के जानकार करोड़ी सिंह जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। मदन राठौड़ साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा, मैं जानना चाहता हूं, आज कांग्रेस के आनंद शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर ये सवाल खड़ा किया कि कांग्रेस का कहना है कि मोदी को अब अपनी डिप्लोमेसी में गंभीरता लानी होगी, कूटनीति को लेकर सवाल है। तो मैं जानना चाहता हूं कि मोदी की डिप्लोमेसी में गंभीरता की कमी कांग्रेस को क्यों लग रही है? देखिए, कांग्रेस को तो हमेशा कुछ न कुछ तो कमी लगेगी ही लगेगी। ये विपक्ष का एक अपना धर्म है, वो निभा रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक कार्यप्रणाली का सवाल है, तो नरेंद्र मोदी ने इतने देशों का समर्थन हासिल किया है, किसी और देश की और मुखातिब होकर के नहीं देखा कि वो हमारे इसमें सहयोग करे या नहीं करे। देखिए, एनपीटी पर साइन नहीं करना था, ये सबको पता है, और ये लगभग मैं सोचता हूँ कि हर जागरूक नागरिक ये समझता था कि चीन निश्चित रूप से विरोध करेगा। अब इसमें प्रयास सकारात्मक होने चाहिए, प्रयास नरेंद्र मोदी ने किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने जिन देशों का दौरा भी किया, वहां से समर्थन हासिल करने का प्रयास भी किया, इसमें कोई कूटनीतिक। कांग्रेस का कहना है कि बीते दिनों जो कि एनएसजी की सदस्यता को लेकर प्रयास किए गए, उसका पूरा प्रचार प्रसार नरेंद्र मोदी ने किया, एक तरह से सार्वजनिक ढिंढोरा पीटा, और अब इसी बात को लेकर भारत को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। देखिए, कभी भी नरेंद्र मोदी ने या किसी भी नेतृत्व ने ये ढिंढोरा नहीं पीटा था। ये कभी भी नहीं कहा कि हम ये प्रयास इसलिए कर रहे हैं। और ये जहाँ तक मीडिया ने ज़्यादा उछाला और कई लोगों ने अपेक्षाएं जताई, ये बात हो सकती है, लेकिन नेतृत्व ने कभी भी नहीं कहा कि हम एनएसजी में समर्थन हासिल कर लेंगे और इसलिए दौरे कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अंदर की भावना ये हो सकती है, अंदर के प्रयास ये हो सकते हैं। ये प्रयास करना, ये कोई मैं सोचता हूँ कि गलत नहीं है, प्रयास निश्चित रूप से किए जाना चाहिए। ये कूटनीति का एक अपना एक तरीका होता है, कूटनीतिक प्रयास निश्चित रूप से होने चाहिए, और वो किए। अब यदि मतलब चाइना समर्थन नहीं करे, ये तो अब मैं सोचता हूँ कि इसमें किसी को भी संदेह नहीं था, इसमें सब जानते थे। व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी पर आक्षेप नहीं लगना चाहिए, आप कहना चाहिए? हाँ, बिल्कुल नहीं, नरेंद्र मोदी। सुनील शर्मा जी, आप बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी में गंभीरता होनी चाहिए। आनंद शर्मा अगर ये बात बोलते हैं, कांग्रेस ये बात कहती है, तो इस बात के मैं मायने क्या समझूं, दर्शक क्या समझे? इन चीजों के प्रति बहुत ठोस तर्क है कि लिए बात कहने के लिए नहीं कही गई, न विरोध के लिए विरोध किया गया है। अगर आनंद शर्मा ये बात कहते हैं कि कूटनीति के अंदर गंभीरता होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए, आप उसे सार्वजनिक तमाशा मत बना दीजिएगा। तमाशा आप बना के रख देंगे तो उसके नतीजे यही होंगे, जो डिबेकल हुआ है वो होगा। अब प्रश्न ये है कि आप एक कूटनीति का, आप कोई डिप्लोमेसी का काम करते हैं, और डिप्लोमेटिक हर देश के अपने देश के विदेश मंत्रालय काम करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं। ये कांस्टेंट प्रोसेस है, लगातार हर विदेश मंत्रालय के अंदर डेस्क बनी हुई है, इस चीज़ की डेस्क, साउथ एशिया की डेस्क, साउथ वेस्ट एशिया की डेस्क, मिडिल यूरोप की डेस्क, ईस्टर्न यूरोप की डेस्क, सब सारे हर मुल्क में होती है। मैं प्रश्न एक है कि आप उसको जब तमाशा बना देते हैं, आप उसको सार्वजनिक, उसको प्रचार बता इस ढंग से आप करने लग जाते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न के लिए एक है, और जो आनंद शर्मा बात कह रहे हैं वो बहुत एक गंभीर बात है। मदन राठौड़ साहब ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने तो ऐसा कुछ किया नहीं। आप अश्विन एक बात समझिए आप कि एनएसजी का मेंबर बनने के लिए आपने जो अपनी लालसा थी वो उसको टिपिकल ढंग से एक तो उजागर किया, जबकि इंटरेस्टिंग बात ये थी कि
एनएसजी के अंदर जो जो प्रिविलेज आपको मिल रहे थे वो ऑलरेडी मिल रहे हैं। मुझे बात वास्तव में समझ में नहीं आई कि आप कौन सी यूरेनियम, अब जब 1908 के अंदर समझौता हो गया हमारा, उसके बाद सभी मुल्कों से हमारे ऐसे एग्रीमेंट्स हैं कि हमें यूरेनियम जो है स्टेडी सप्लाई मिल रही है, हमें टेक्नोलॉजी लगातार मिलने की कोई रोक नहीं है। तो जिस चीज से हमें कुछ नया अचीव होना ही नहीं था, हमने उसके लिए अपनी प्रतिष्ठा को स्टेक पे लगा दिया। पाकिस्तान से हम इक्वेट हो गए। हमारा दुर्भाग्य है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी अगर पाकिस्तान जैसे छोटे से मुल्क से अगर उसकी समानता लोग बात करने लग जाए, हमारे इतने इमेच्योर लोगों ने काम किया कि हम पाकिस्तान से इक्वेट हो गए। लेकिन प्रश्न ये था कि अगर आपको कंपेन करना था, आप करिए कंपेन। आप कंपेन करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के लिए करते हैं, जैसे कि पूरी दुनिया के विश्व मानचित्र के ऊपर भारत एक, लेकिन उल्टा बीजेपी का सवाल है, संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस को इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए, देश के भीतर का मामला। देखिए सियासत नहीं करें, मगर प्रश्न एक है कि अगर भारत का अपमान होता है तो कोई भी भारत का वासी जो है वो उसको ऐसा देखता नहीं रह सकता। मदन राठौड़ साहब, प्रश्न है राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात है। आप राष्ट्रीय स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। ये जो भी देश प्रेमी व्यक्ति है, जिसके भी दिल के अंदर बाई ओर भारत धड़कता है, उसको तो मदन राठौड़ साहब बता दीजिए मुझे, स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला काम किया है, आरोप लग रहा है। देखिए शर्मा जी ये भूल रहे हैं कि 2008 में आपने इसी प्रकार से एनएसजी में और एंट्री करने के लिए अमेरिका के सामने घुटने टेके थे, उससे टेलीफोन करवाया था। अमेरिका ने चीन के राष्ट्रपति को टेलीफोन किया था, टेलीफोन करके कहा कि भारत को और इसमें और आप सदस्यता देने की प्रार्थना की थी। यानी क्या बात कर रहे हो आप, किस प्रकार की बात कर रहे हो? सुनील, हमने इस प्रकार नहीं किया, हमने अपने बलबूते पर और सकारात्मक प्रयास। आप सुनिए पहले शर्मा जी, सुनील जी इस बात को आप सुनिए, आप सुनने का मादा रखिए। आपने बोला तब मैंने कोई आरोप, आप अमेरिका, अरे आपने बोला मैं चुपचाप सुनता रहा ना। अब मेरी बात तो सुनिए, जब आपने जवाब दिया, मैंने क्यों किया, बिल्कुल किया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या जो आरोप आप पर लगे हैं, एनएसजी की सदस्यता के लिए हर बार प्रयास होते हैं, लेकिन उन प्रयासों में कहीं देश के हित को ठेस पहुंची हो और देश को नीचा दिखाने की कोशिश की गई हो? देखिए अश्विनी, मैं केवल इतनी सी बात कह रहा हूं कि ये प्रयास कूटनीति का मतलब ही है कि आपको गुपचुप करने होते हैं प्रयास। गुपचुप आप ढिंडोरा नहीं पीटा गया 2008 में, तो आपने अमेरिका से टेलीफोन कराया। एक बात, कभी ढिंडोरा नहीं बनाएगा कभी भी। मेरी बात आप अच्छी तरह आप समझिएगा कि मनमोहन सिंह के जमाने के अंदर भले ही देश हर तरफ सेंट्रल लाइन पे पहुंचा दिया गया, केंद्रीय स्थिति में पहुंचा दिया गया मंच के ऊपर, पर कभी भी इस चीज का हमने ढिंडोरा नहीं पीटा। हम ये कर रहे हैं, हमने कहा पीटा ढिंडोरा, नहीं करना ये काम, हमने ढिंडोरा नहीं पीटा। आप चुपचाप कीजिएगा। जब विदेश मंत्रालय के कार्यों को आप इस ढंग से सड़कों पे ला बैठाते हैं, तब एक चलिए रमन नंदा जी का रुख करते हैं। रमन नंदा जी का रुख करना चाहूंगा। रमन नंदा साहब, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस पूरे प्रकरण में भारत और पाकिस्तान की तुलना कहीं पर की गई है कि भारत को एक मंच पर लाकर पाकिस्तान के साथ खड़ा कर दिया गया चाइना की ओर से? दूसरा, इस पूरे मामले को लेकर सियासत अगर कहीं पर होती है तो क्या ये जायज सवाल होगा? चीन की तो निरंतर कोशिश है कि भारत को पाकिस्तान के समकक्ष खड़ा कर दिया जाए, और पाकिस्तान को झंडे पे खड़ा करने में भी चीन का योगदान है। तो चीन तो अपनी घोषित और स्थापित रणनीति के तहत चल रहा है, वो तो भारत और पाकिस्तान को समकक्ष करना चाहते हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह कि चीन जाहिर है इसमें कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने हालांकि अपनी एप्लीकेशन दी है एनएसजी के लिए और भारत ने भी दी है, पाकिस्तान का विरोध करने वाले बहुतायत देश होंगे और चीन को अमेरिका के साथ बार्गेन करने पर विवश होना पड़ेगा, क्योंकि एक महीना पहले पिछले माह ही भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में एंट्री मिल गई है, जिसके लिए 2014 में भारत ने आवेदन किया था और 2016 में जून में उसको मिल चुकी है, जिसमें चीन मेंबर नहीं है। तो जिस तरह से भारत को आणविक सब कंपोनेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, उसी तरह से चीन भी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के चलते कुछ एरियाज में वेस्ट पर डिपेंडेंट है और चीन ने एमटीसीआर के लिए एप्लीकेशन दे रखी है। भारत उसका मेंबर बन चुका है। तो जैसे चीन ने आज भारत की सदस्यता के ऊपर रोड़े अटका दिए, कल को भारत एमटीसीआर में रोड़े अटकाएगा चीन के लिए। कई मर्तबा देखा है डिप्लोमेसी को लेकर खासतौर पर बीते दिनों सवाल भी उठे थे, कुछ वीजा रद्द किए गए थे, उसमें भारत पर दबाव वाली बात सामने आई थी। पहले इस बात को करें, और दूसरा क्या कि पाकिस्तान के साथ अगर जोड़कर देखा गया तो भारत की साख पर कहीं धक्का लगता है?
भारत के दुश्मन तो भारत को पाकिस्तान के साथ जोड़ के देखना चाहेंगे, और चीन के साथ घोषित तौर पर भारत का युद्ध भी हो चुका है, और चीन हमेशा से चीन भारत को निरंतर घेरने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान उस श्रृंखला का हिस्सा है भारत को घेरने के लिए। तो चीन की सामरिक नीति है, पाकिस्तान की एक सवाल उठा था कि बाकी जो लोग हैं, जैसे कि ब्राजील हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, ऑस्ट्रिया के साथ साथ टर्की और बाकी मुल्क हैं, न्यूजीलैंड वगैरह वगैरह, सबने विरोध किया। 48 में से 38 ने तो पूर्णतः समर्थन किया है, 3 ने कहा है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की सदस्यता पर पहले बात हो, और बाकी 5 ने कहा है कि एनपीटी और भारत की सदस्यता दोनों पर बात हो। तो मुख्यतः 48 में से प्रखर विरोध 3 देशों का रहा है। तो और ये याद रखना चाहिए कि एनएसजी जो ग्रुप है, जब ये गठित हुआ था 1974 में, ये केवल भारत को इंगित करके भारत को घेरने के इरादे से किया गया था। तो आज की तारीख में भारत की डिप्लोमेटिक जीत हुई। वो संगठन जो भारत को घेरने के उद्देश्य से ही बना था, उसके 48 देशों में से लगभग 38 तो पूरी तरह भारत का साथ दे रहे हैं। एक सवाल है कि स्विट्जरलैंड का दौरा हाल में करके आए थे, उस दौरान स्विट्जरलैंड ने कहा, जिन 3 मुल्कों की बात आप कर रहे हैं, चाइना, ब्राजील और स्विट्जरलैंड उनका नाम है, स्विट्जरलैंड में कहा गया कि ठीक है हम आपका समर्थन करेंगे, लेकिन विरोध एन मौके पर हुआ। ब्राजील ब्रिक्स ग्रुप में है, उसके बावजूद विरोध हुआ। ब्राजील में तो अपने अंदर घरेलू राजनीतिक अस्थिरता बहुत चल रही है इस समय। स्विट्जरलैंड का जो है, इसको लेकर भारत और कोई और देश भी हैरान है। और मुख्य बात यह कि जो भारत के पक्ष में प्रस्ताव किसने पेश किया, ये जापान की तरफ से आया। दुनिया भर में वाहिद एक ही मुल्क है जिसने आणविक अस्त्रों की मार झेली है, और वो है जापान। इस कारण जापान एनपीटी को लेकर बहुत मुखरित रहा है, सब बातों को लेकर। तो जापान का भारत के पक्ष में आना मेरे ख्याल से सिंबॉलिक उसका महत्व काफी है। चलिए करोड़ी सिंह जी, आप भी बता दीजिए कि क्या इस पूरे मामले में कहीं फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट होती है नरेंद्र मोदी सरकार की, या फिर इसे भारत का कहा जाए? अश्विनी जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस तरह के डिसीजन जो हुआ सियोल में कल, इसके कुछ दूरगामी परिणाम होंगे। एक डिबेट शुरू होगी कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे बहुमत से डिसीजन हो या कंसेंसस से हो, क्योंकि बहुमत से अगर डिसीजन लेते हैं तो उसके अपने इम्प्लीकेशंस हैं, कंसेंसस से लेते हैं तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक भी अगर विरोध करते हैं तो कोई डिसीजन नहीं होगा। तो ये एक डिबेट शुरू होगी प्रोसीजरल की, फ्यूचर में क्या किया जाए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में, जैसे भारत की सदस्यता को लेके हुआ, इसको कैसे निपटाया जाए। एक तो ये दूरगामी परिणाम होगा। दूसरा, हम कह रहे हैं चीन ने विरोध किया, चीन ने विरोध नहीं किया, चीन ने प्रक्रियात्मक एक सवाल उठाया है कि क्या जो एनपीटी के सदस्य नहीं हैं, उनको एनपीटी पे साइन नहीं किए, उनको सदस्य बनाया मेरा सवाल है इस पर, मैं जानना चाहूंगा कि पहले चाइना कह रहा था कि पाकिस्तान को भी मिल जाए, लेकिन एन मौके पर जब जिनपिंग के साथ नरेंद्र मोदी की बात हुई ताशकंद में, उसके बाद कहा गया कि ठीक है एनपीटी पर बात कर लीजिए कि आप उस शर्त को पूरा करते हैं। तो कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाने वाली बात तो मानेंगे आप? निश्चित रूप से चीन और भारत दोनों परिपक्व राष्ट्र हैं, दोनों अपना हित अच्छी तरह से समझते हैं। जैसा कि नंदा जी ने कहा, जापान ने रखा, तो जापान और चीन के कोर्डियल रिलेशन नहीं हैं, लेकिन चीन ने यह भी कहा कि हम कंस्ट्रक्टिव रहेंगे, हम विरोध नहीं करेंगे, और चीन ने एक प्रक्रियात्मक सवाल रखा है। लेकिन जब शी जिनपिंग और मोदी जी की बातचीत हुई ताशकंद में, नॉर्मली क्या शीर्षस्थ नेतृत्व जब मिलता है तो उस समय कंसेंसस बन जाती है, और यह है कि डिसीजन होने वाला है, केवल अनाउंस करना होता है। तो ये मेरे ख्याल से हमारे विदेश मंत्रालय ने या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट ने नहीं कहा कि मोदी जी केवल इसी पे बात करेंगे, लेकिन ये मीडिया और हमारा जो सो कॉल्ड थिंक टैंक है, उन्होंने ऐसा एक हाइप क्रिएट किया कि मोदी जी और चलिए मैं इस पहलू पर भी आ जाऊंगा। ब्रेक का कॉल है, ब्रेक पर जा रहे हैं, लौटेंगे तुरंत और ड्रैगन के इस डंक को समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं भारत की कूटनीतिक हार क्या इस पूरे मामले में देखी जानी चाहिए, या फिर ये सवाल आमतौर पर होने वाली प्रक्रियाओं का ही हिस्सा होना चाहिए। ब्रेक के उस पर चीन पर भारत को बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले भी चीन कई बार हरकत कर चुका है, उस युद्ध का परिणाम अब तक झेलना पड़ रहा है हमको। अब उसके बाद में चीन फिर भी ऐसी हरकत कर रहा है। पहले भी कई सीमाओं में घुसपैठ किए थे। पाकिस्तान से ज़्यादा हमारे लिए चीन घातक है, इसलिए हमको चीन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। चीन जैसा विश्वासघात करने वाला देश मेरी नज़र में विश्व में दूसरा नहीं है। जब जब समझौता हुए हैं तब तब इसने हमारे देश के साथ धोखा किया है। अगर भारत के लिए पाकिस्तान से भी ज़्यादा घातक कोई देश है
तो वो चीन है। चीन पर भरोसा करना हमारी बहुत बड़ी कमजोरी और नासमझी की बात होगी।